बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत खतरे में है? अगर खतरा है तो कहां से है? अगर चंद एक इत्तेहादी जो हैं वो अलग हो जाते हैं तो क्या उनकी हुकूमत गिर जाएगी? और फिर जो पंजाब में 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं, जिमनी इलेक्शन 20 सीटों पे, तो उनके नताइज जो हैं वो वफाकी हुकूमत पे किस तरह असरअंदाज होंगे और उनकी वो जो जीतने जूतने का तनासब तनुसब क्या होगा, जो रिपोर्टें ताज़ा तरीन जो रिपोर्टें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब की आज मुलाकात हुई है लाहौर में, अपने यहाँ जमान पार्क वाले घर में। कोई 10 12 14 साफी थे, उनके अपने पसंदीदा मनपसंद, और वहां कुछ साफियों ने किस तरह खान साहब को फूंक दी है, किस तरह उनका गुब्बारा जो है वो फुलाया है। और खान साहब जो है वो फौज के बारे में अब क्या सोच रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब के जो नादान दोस्त हैं वो इमरान खान साहब को किस तरह फंसा रहे हैं। मुख्तलिफ फौजदारी और सिविल मामलात में जो लाकानूनियत थी खान साहब की या मुदाखलत थी, उसकी बहुत सारी शहादतें वो ओपनली जो है वो कहना शुरू हो गए हैं। उनके अपने साबिक वजीर वजूर और उनके अपने पसंदीदा लोग और पैमरा वाले, इधर उधर सारी बातें ये। लेकिन इससे पहले मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, खान साहब बड़ा शोर मचाते हैं जनाब कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, खासतौर पर जो डुअल नेशनल हैं, उनका इनको मसला बना हुआ है कि जनाब उनको हक नुमाइंदगी दिया जाए, असेंबली में वोट का हक दिया जाए। वोट का हक है खान साहब, वोट का हक उनके पास है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो डुअल नेशनल हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते लेकिन वोट डाल सकते हैं, वो पाकिस्तान में आके वोट डाल सकते हैं। अब खान साहब कहते हैं जनाब वो हमारा जितना भी ज़र मुबादला है वहां से बड़े पैसे बेचते हैं। खान साहब जंग लड़ रहे हैं यूरोप, अमेरिका, कनाडा वालों की। जो असल ओवरसीज जो पाकिस्तान में पैसे बेचते हैं, डॉलर बेचते हैं, खजाना भरते हैं, वो कहीं और बैठे हुए हैं। वो यूरोप वाले तो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने पीछे कुछ कुनबे पालने होते हैं अपनी फैमिलियों को, किसी की वालदा है, किसी के भाई हैं, किसी की बहनें हैं, जिनको वो पैसे भेजते हैं। ये अदादोशुमार मैंने निकाले हैं कि जो यूरोप वाले, अमेरिका वाले और कनाडा वाले जो हैं वो कितने पैसे भेजते हैं। और असल ये जो मिडिल ईस्ट में लोग बैठे हैं वो तो बेचारे जाते ही इसलिए हैं कि उन्होंने पीछे अपनी फैमिलियां पालनी होती है। उन्हें परमानेंट स्टे तो हो नहीं सकता। जितने साल का वीजा मिलता है उन्हें या वर्क परमिट मिलता है, उतने दिन वो वहां रहते हैं, उतने साल, उतने महीने। और जो कफील हैं और इधर उधर जो लेके जाते हैं वो जिस तरह उनको तंग करते हैं, फिर हुकूमतें जिस तरह हमारी है वो उनकी जिस तरह मदद नहीं कर पा रही उस तरह जैसे होनी चाहिए। बहरहाल ये एक अलग इशू है कि उनके साथ होता क्या है। मसला यह है कि वो पैसे आते जाते कितने हैं। जो सबसे ज्यादा पैसे पाकिस्तान में आते हैं वो आते हैं सऊदी अरब से। वो तकरीबन 36% जो पाकिस्तान में टोटल ज़र मुबादला बाहर से आता है जो मेहनत के जरिए, उसमें से 36% हिस्सा KSA का है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का। और फिर उसके बाद 23% जो है वो है ये दुबई वगैरह, मुत्तहदा अरब अमारात, UAE वाला। और पूरा यूरोप और पूरा बरतानिया मिलकर जो पैसे भेजता है, वो जो टोटल तरसीलात है, तरसीलात ज़र, उनका सिर्फ 10% है, 10%। और फिर कतर से 4% लोग जो आता है वो पैसा, और अमेरिका से आता है 4%, कनाडा से 3%, ओमान से 3%, और कुवैत से 2%, बहरीन से 2%, ऑस्ट्रेलिया से 2%, और मलेशिया से 1%। और बाकी ये हो गया 90% टोटल। 10% दीगर इधर उधर से कुछ छोटे छोटे मालिक से थोड़ा थोड़ा करके वो आता है जहां पाकिस्तान में। तो ये ना सऊदी अरब वालों को मुस्तकिल नुमाइंदगी आप कैसे दे सकते हैं उनको, जब इलेक्शन का वहां बैठ के वो इलेक्शन कैसे लड़ सकता है सऊदी अरब वाला। ये तो आप जो भी सहूलत खान साहब देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं उन लोगों को जो इनको फंडिंग करते रहे। वो यूरोप में बैठे हुए हैं या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं या अमेरिका में बैठे हुए हैं या कहीं और किसी यूरोपीय मुल्क में बैठे हुए हैं, उनको ये फायदा हो सकता है। एमी खान साहब ने एक रौला डाला हुआ, पता नहीं बनना वो वहां से वैसे वो जो भी वो पाकिस्तान में सरमायाकारी थोड़ा करने आते हैं, ना वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए पैसे भेजते हैं। वो जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, ये मैं उसके दादोशुमार
आपके गोश्तदार कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये मामला है। अच्छा, अब आते हैं जनाब खान साहब कैसे उनके गिर्द जो है उनके अपने ही लोग जो है वो उनका गिरा शेरा वो तंग कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं। अब कल फवाद चौधरी साहब ने ये तस्लीम किया है कैमरे के सामने एक प्रोग्राम में कि जनाब ये जो राणा सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलोग्राम हीरोइन डाली गई थी और वो जुलाई से दिसंबर तक तकरीबन 6 माह बिला वजह कैद में रहे। जब उनकी जमानत लेने लगे थे मुतलका जज ट्रायल कोर्ट के, तो ऐन उस वक्त उनका तबादला कर दिया गया था, क्योंकि वो अदालत जो होती है वो वफाक के मतहत होती है। तो उन्होंने फौरन उसकी खिदमात जो है वो वापस भेज दी और फैक्स भेज दी हाई कोर्ट को। उसमें बड़ा रौला शोला पड़ा था। वो कहते हैं एक दिन पहले भेजी थी, मेरी इतला के मुताबिक उसी दिन भेजी थी। वो मैंने उस पर वीलाग भी किया था, वो फैक्स फुक्स के बताया था, नंबर शंबर जो भी मामला था। इनको बड़ा वहां जेल में भी जलील किया गया, तंग सी कोठड़ी में रखा गया। और कल भी मैंने जिक्र किया था, वो खुद कहते हैं कि जनाब मेरा वो चींटियां के इनको काटे तो अंदर चीनी चुनी नीचे कमरे में उसमें फेंक देते थे, तो वो कानों में रुई लेके बैठते थे बेचारे, कानों में ना कोई कीड़ा चिड़ा चले जाए। तंग तो बड़ा किया था उनको। और फिर वो कहते थे ना हमारे पास वीडियो है, बनाई थी हमने, जब वो काला ब्रीफ केस निकाला, वो शहरयार अफरीदी ने बड़ा रोला शोला डाला था, जान अल्लाह को देनी है। बाद में सारा कुछ गलत मलत हो गया, मुकर गया। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि वो ज्यादती हुई है, राणा सनाउल्लाह साहब के साथ ज्यादती हुई है। वो कहते हैं जी कैबिनेट में मामला आया था और वो क्या करना चाह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, वो अपने गले से इसको उतार के मामले को ये जो नार्कोटेक्स वाले हैं, एंटी नार्कोटेक्स वाले फोर्स जो है उसके खाते में डालने के चक्रों में थी। लेकिन वो खुद तस्लीम कर गए कि जनाब ये काबीना में मामला आया था, जो अफसर आया था कि हमने इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, तो मैंने उससे मुख्तलिफ सवालात किए, फिर वो चला गया, फिर वो मुकदमा दर्ज हो गया, फिर पकड़े गए। राणा सनाउल्लाह साहब का बड़ा वैलिड ये पॉइंट है। वो कहते हैं वो 15 किलो जो मुझ पे हीरोइन डाली थी वो आई कहां से, खरीदी किसने थी, इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। वो वजीर दाखिला है, करवाएं इसकी इंक्वायरी, पकड़ें जो भी है। अब फवाद चौधरी साहब ये मामला डाल रहे हैं एएनएफ पे, वो इसलिए कि उसके जो ऊपर से लेके मरकजी सरबराह से लेके सवाई सरबराहान जो सारे हाजिर सरबस फौजी होते हैं और बड़े ओहदों वाले होते हैं, तो फिर वो डाल रहे हैं उनके कि वो आप ही फौज में लड़ रहे हैं, यानी एक और चाल अपनी तरफ से चल रहे हैं। लेकिन काबीना का जिक्र कर बैठे हैं वो खान साहब इसमें पूरी तरह जुड़े हुए थे इसके साथ, तस्वीरें तक खान साहब को जाती थी। ये इसमें दो आरा है ही नहीं। एएनएफ के छोटे मुलाजमीन से बात कर लें जो राणा सनाउल्लाह के इर्द गिर्द थे और परेशान थे, वो उनका जमीर ज़ाहिर है उनको कि वो बेचारे बेबस थे कि हम कर कुछ नहीं सकते। एक तो ये अगर 15 किलो वाला मामला अगर निकालें और फिर उनकी इंतकामी कार्रवाई वजीर आजम की, जो भी वजीर आजम कर रहे थे, बार अगर काबीना में ये मंजूरी हुई थी, कहीं डॉक्यूमेंट निकाले, पकड़े, फिर उनको ना 15 किलो हीरोइन तो जरूर निकाले ना कि वो 15 किलो हीरोइन है कहां। और दूसरा एक मामला जो बन गया हुआ है, कल भी हमने इस पे भी इलाक किया था कि जो साबिक चेयरमैन नैब है, जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब, कि वो खवातीन को हरासा करते थे। वो मैंने फवाद साहब की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। जब ये सेशन जज कोयटा थे ना, उस वक्त भी इनकी दास्तानें बड़ी थी। वो कल मैं मिस कर गया चीजें, वो नर्सें और पता नहीं क्या क्या इनके खाते में वहां डला हुआ था कि जनाब ये इस तरह के रंगीले किस्म के सेशन जज साहब हैं। और फिर जब कोयटा हाई कोर्ट में आए तब भी ऐसी दास्तानें थी। तो फिर उस वक्त जब ये सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त तो मैं कोर्ट रिपोर्टर के तौर पे कर ही रहा था कवर मामला अदालतों को, उस वक्त भी ये जिक्र एक रंगीले जज का होता था। तो फिर बाद में पता चला कि वो जवेद इकबाल साहब की ही दास्तानें हैं। तो वो तैयबा गुल का कल मैंने जिक्र किया था, जिनकी वीडियो छुट्टी थी, पकड़ लिया था उनके शोहर को ही पकड़ लिया था, बाद में वो बरी हो गए थे। तो वो जनाब जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मेरा ख्याल है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का केस बनता नहीं है, ह्यूमन राइट्स कमेटी का केस बनता है। बहरहाल वो नूर आलम साहब दबंग आदमी है, प्रेशर कोई और ले नहीं रहा था, वो प्रेशर बर्दाश्त करके उन्होंने पहले भी तलब किया हुआ था। वो जो पैसे वो सोकरी के हिसाब से किताब करते होते थे कि इतने पैसे आ गए, इतने पैसे चल गए,
तो उसमें आते नहीं थे, आज भी नहीं आए। जी मैं छुट्टियों पे हूँ, छुट्टियों पे हो तो पेश नहीं होना होता आपने। छुट्टियों में मेरे ख्याल वो पाकिस्तान में नहीं है। एमी मेरा वो अंदाजा है, क्योंकि मुझे बहुत अरसा पहले वो मैंने व्लॉग भी किया था, इन्होंने भागने की तैयारी की हुई थी, ऑस्ट्रेलिया का वीजा वूजा लगा के बैठे हुए हैं इनके भाई ऑस्ट्रेलिया में। वहां इन्होंने अपना रहने का, बाकी जिंदगी गुजारने का, यशी करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। ये इनके करीबी जराये से मुझे इतला मिली थी। मेरा ख्याल है कि कहीं निकल नुकल ही ना गए हों, जैसे शहजाद अकबर वगैरह इधर उधर सारे निकल नुकल गए हैं, कि ये भी निकल नुकल ही ना गए हों। अच्छा, अब जो तैयबा गुल वाला मामला है उसमें भी इमरान खान साहब फंसते हैं। ये रिकॉर्ड में मौजूद होंगी चीजें, दस्तावेजात चेक की जा सकती हैं। उन्होंने जो जब ये तंग करते थे उनको, जो मुझे फ्लैट में मिलो आके, वो नहीं गई बेचारी, तो फिर जनाब वो उनके खिलाफ धमकियां शमकियां देते रहे जवेद इकबाल साहब के, मैं आपको ये कर लूंगा वो कर लूंगा। और फिर जो लापता अफराद हैं, मिसिंग पर्सन, उसके कमीशन के चेयरमैन, वो भी उन्होंने कहा है कि जनाब इसको हटाएं, ऐसे बंदे को आपने लगाया हुआ वहां पे जिसके हाथों इज्जत महफूज नहीं है, पीएसी ने ये कहा है। और फिर जनाब उन्होंने नैब के जो मौजूदा चेयरमैन है कायम काम, उनको भी कहा है कि जो तैयबा गुल ने इल्जामात लगाए हैं उनके तहकीक को करे, पता करे। अच्छा, तैयबा गुल ने जो बात की है उससे खान साहब कैसे फंसते हैं? और फवाद चौधरी साहब वाली बात में तो फंसते ही फंसते हैं। वो यहाँ कैसे फंसते हैं? वो कहते हैं मुझसे मिले हैं खान साहब, मैं वो लेके गई हूँ सारी ऑडियो वीडियो, ये वो पहले पोर्टल पे भेजा, फिर शहजाद अकबर साहब भी बीच में मुलव्वस हैं, और फिर आजम खान साहब वो भी मुलव्वस है। वो कहते 1.5 माह हमें वहां रखा है इन्होंने। वजीर आजम हाउस में जनाब इंक्वायरी कर रही है, वो सारे मोबाइल शोबाइल हमारे ले लीजिए। और फिर ज़ाहिर है उसमें डाटा शाटा जो भी होगा, वो खातून तो तेज हैं, उन्होंने वो यूएसबी वगैरह में अलग भी अपना रिकॉर्ड कूट रखा हुआ था, उन मोबाइल्स में भी था। तो फिर वो उन्हें कहते रहे कि जनाब रियासत मदीना है, आप टेंशन न लें, इंसाफ होगा। और बाद में इंसाफ क्या हुआ जनाब, उनको एक्सटेंशन दे दी। अभी एक्सटेंशन दी थी ना, वो तो कानून में, नैब कानून में तरमीम मौजूदा हुकूमत ने की है तो जान बची है ना, वरना ये तो एक्सटेंशन दे गए हुए थे टिल फर्दर ऑर्डर। वो खुद ही भाग गए, उनको पता था जनाब बहुत सारे मामला थे। तो इसमें भी उसको फिर किसने बचाया? इसका मतलब ये है, तैयबा गुल अगर कह रही हैं कि ऐसे ऐसे हम 1.5 माह वहां रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट उनको दिए, वो दस्तावेजात, वो फोन शोन मैसेजिंग जो भी था, आजम खान, शहजाद अकबर, इमरान खान, इन्होंने फिर उसको बचाया। ये क्राइम की बात है, ये कोई ऐसा बात नहीं कि जनाब आंखों देखा हाल, ये सीधी सीधी बात है कि इन्होंने ही बचाया ना, बचाया उसके खिलाफ कार्रवाई करते, वो उसको बचाने के चक्रों में पड़ गए, और उसके जरिए फिर ज़ाहिर उन्होंने काम लिया, जो भी जिसको कहते थे पकड़ लेते थे। अच्छा, एक और चीज जो पता चली है खान साहब की, खान साहब ये जो कहता ना मीडिया मेरे दौर में बड़ा आजाद था, मीडिया बड़ा आजाद था, मीडिया बड़ा आजाद था। सलीम बेग साहब पैमरा इजलास की सदारत कर रहे हैं, 155 नंबर इजलास है, 24 न्यूज चैनल जो है उसको बंद करने का वो कह रहे हैं कि इसको बंद कर दें, पाबंदी लगा दें, पता नहीं क्या क्या। वो बाकी सारे मेंबर कहते हैं जनाब क्यों पाबंदी लगाने की वजह भी तो हो, लोगों को समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा जनाब सीधी सीधी बात है, वजीर आजम ने मुझे कहा है। तो बाकी लोगों ने कहा जनाब अगर वजीर आजम ने कहा है ना तो मीटिंग मिनट्स में ये चीज लिख देते हैं कि वजीर आजम ने कहा है इमरान खान है, तो ठीक है पाबंदी लग जाती है। वो मीटिंग मिनट्स में लगी गई चीज, यानी खान साहब का अदारों में गैर कानूनी असर और रसूख और मुदाखलत जो है उसका सबूत अजलास नंबर 155 जो है उसके मीटिंग मिनट्स देख ले ना। वो मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो निकलवाएं, देखें क्या है, और सलीम बेग को बनाए वादा माफ गवाह अगर उनकी फेवर कर रही है तो वो 89 डेज, तकरीबन 3 माह 1 दिन कम, ये 24 बंद रहा था खान साहब की वजह से। ओ भाई मेरे, अभी एक और इशू चल रहा है यार, उसके पीछे पड़ गए मरियम औरंगजेब के। पहले जनाब क्योंकि वो ऐसा बयानियां बनाती हैं, जो गुफ्तगू का स्टाइल ऐसा है, वो चुपता है इनको, वो खरी बात जो होती है और सच होता है और फिर एक अंदाज होता है करने का। तो अब मरियम औरंगजेब के पीछे पड़ गए हुए, जनाब उसका शौहर था और वो पता नहीं किसी सिगरेट वालों का नुमाइंदा है, और वो वहां बैठती थी और अरबों रुपए के वो टैक्सों में छूट छाट दे दी, पता नहीं क्या क्या वो कर दिया। और एक पैमरा के अभी हाल ही में फारिग हुए, अपना उहदे सुबतोश हुए, टेन्योर पूरा करके, सलीम बेग। अब उसके साथ
ये स्टोरी जोड़ने की कोशिश मुझे किसी ने बताया कि जा रही है कि जनाब मरियम औरंगजेब साहबा ने उससे पता नहीं कितने करोड़ रुपए की कोई डील कर ली है, इस तरह की बातें चाहते। और भाई वो जो बंदा है जिसका नाम सलीम बेग है, वो तो वो पैमरा का चेयरमैन था जिसने लगाई थी पाबंदी नवाज शरीफ के खिताब पे, कोई अदालती आर्डर नहीं था। और साकडार का जनाब वो आप किसी प्रोग्राम में न ले, भगोड़े हैं, वो उसने तो कोई चंगा काम ही नहीं किया। ठीक है, वो इन्हीं के दौर में सलीम बेग को पैमरा के चेयरमैन लगाया गया था, लेकिन एक्सटेंशन किसने दी? इमरान खान ने। और वो सलीम बेग बहरहाल वो तो एक कमेटी शमेटी होती है, फिर वो करेगी फैसला इसका क्या होना क्या नहीं होना। और वो कमेटी एहसन इकबाल साहब है, मेरे ख्याल नवीद कमर साहब हैं और मरियम साहबा हैं और एक ख्वाजा आसफ, ये कमेटी है, वो उसको एडवर्टाइज करेंगे नए चेयरमैन के लिए, इस तरह को काम शाम मामला। बहरहाल ये बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीजें जो कहते रहते हैं। एक चेयरमैन पैमरा होता चौधरी रशीद, वो एनी बैठ के कहता रहता था, वो जब मैं जनाब PIO लगा था प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर वजीर आजम का, तो कायरा ने कहा ना मैंने कर्जा लिया हुआ है पता नहीं कितने लाख का, तो इतने लाख रुपए महाना मुझे देंगे। वो सारी झूठियां कहानियां होंगी हैं यार, एमी एमी बना के ना किसी ने बदनाम करने वास्ते छोटी छोटी कहानियां कर देना, उन्नी फिर तेजी ने सर्कुलेट होंगी। और लगता भी लै भी ये जो ना बंदा है ये वाकई 10% है, 20% है, जिन्ने परसेंट है। अब खान साहब की जो सहार है, उनकी जो आते हैं, जो माजी है, यूं ही किसी वीडियो का जिक्र होता है जहन में फौरन ख्याल आता है कोई गंदी वीडियो होगी, यही गल है ना। ऐसी एक बुना देना जनाब तासर, जनरल तासर। अच्छा, अब खान साहब की आज हुई है मुलाकात कुछ लोगों से, साफियों से, 10-12 साफी थे उसमें। मैं अब नाम अगर लूं तो फिर वो कई सारे बंदे थे। तो ये कुछ सहाफियों ने वहां जनाब ऐसा कमाल किया कि जनाब जो जिमनी इलेक्शन है ना 20 सीटें, ये 20 की 20 सीटें आप जीत जाएंगे। खुशाब में पता नहीं क्या है, बाकी सारी सीटें आप ही हैं। और खान भी कह रहा हाँ ये 20 मेरी सीटें, मैंने जितना नहीं देना लेकिन है मेरी सीटें। मेरे को भी रिपोर्ट यही है कि मैंने ये सीटें जीत जानी है, लेकिन इन्होंने मुझे जीतने नहीं देना, ये एम्पायर होने, लेकिन मैं जीत के दिखाऊंगा। ऐसी बातें चाहते वहां होती रही है। तो बहरहाल किसी ने 15 भी कहा कि 15 सीटें हो सकती हैं, किसी ने कुछ कहा, लेकिन 2 साफी ऐसे थे जिन्होंने खान साहब के अंदर ऐसी वो फूक भरी कि खान साहब ऐसी सीटें थोड़ी ने पंजाब की हुकूमत गिर तो वफाक भी गया। ऐसी बातें कि पंजाब की हुकूमत गिर गई, जाहिर अगर वो 20 की 20 सीटें ले जाते हैं PTI वाले, तो हमजा शहबाज तो गया ना, 22 को इलेक्शन है। अच्छा, अब जो अदारों की रिपोर्ट है वो ये है कि जो पहले मैं कहता था 2 सीटें इनकी पक्की हैं PTI की, और 4 सीटों पे ऐसे मामला है, बाकी 14 सीटें जो हैं वो ले जाएंगे नून लीग वाले, जो कंफर्म। अब रिपोर्टें जो हैं वो आखिरी ज़ाहिर वो तेज हो गई है मुहिम जो है। तो अब सूरत ये है कि पंजाब में कुछ 6 के करीब सीटें वो कहा जा रहा है कि ले जा सकती है PTI, यानी उनकी 14 वो है कंफर्म वाली है, बाकी जो है 6 के करीब कह रहे हैं ये हैं। उनको चाहिए 9 सीटें चाहिए उनको नून लीग को, लेकिन फिर भी अगर वो ज्यादा सीटें ले जाते तो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बहरहाल ऐसा कोई है नहीं, लेकिन खान साहब इस बात पे तुले हुए हैं जनाब मैं तुम काट के दिखाऊंगा सीटें और करके दिखाऊंगा। और फिर और जो बातें वहां खान साहब का ख्याल ये है कि जनाब जो भी उनके खिलाफ साजिश हुई है वो कहते हैं पूरी फौज उसमें मुलवस नहीं है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक बंदा है जिसने मेरा रगड़ा निकाला है, मेरे साथ वादे किए हुए थे बहुत सारे उसने, और वो है जनाब कमर जवेद बाजवा साहब। खान साहब का सारा गुस्सा जो है वो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब पे है। फिर इस तरह की बातें चाहती होती रही कि जनाब वो जरदारी चाहता है कि उससे एक्सटेंशन मिल जाए, और नून लीग वाले कहते हैं कि नया आर्मी चीफ आ जाए, अभी फूट पड़ेगी इनमें। खान साहब के जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए वो खान साहब को समझा रहे हैं और खान साहब समझ रहे हैं, खान साहब मामलात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस तरह का वहाँ माहौल रहा और खान साहब बड़े खुश थे कि जनाब ये मैं ले जा रहा हूँ सीटें सूटेंगे वो। और फौज के बारे में अब वो खान साहब ये कहते हैं जनाब कि पूरी फौज को टारगेट करने के बजाय मीर जाफर और मीर सादक जो 1-2 बंदे हैं उनका नाम लिया जाए। वो बता देते हैं जनाब आपके ये बाजवा साहब ही हैं, वो बता रहे हैं आजकल हर जगह बैठ के
कि बाजवा है जिसने मेरा रगड़ा निकाला है, वरना मेरा काम बड़ा सीधा सी और बड़ा पधरा सी और पता नहीं की हो जाएगा, इस तरह की बातें। बहरहाल वो अपना जो उनका मनपसंद जर्नैल है जिसको वो आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, उस हवाले से वो थोड़ा सा अभी परेशान है, घूम घूम के फेत में है कि यार वो बंदा एक काबल बंदा था। बहरहाल इस तरह की बातें चाहते हैं। फिर ये भी उन्होंने कहा कि फौजी हुंदे किसे देने, ये भी उन्होंने कहा है कि जर्नैल हुंदे किसे देने है कि वैसे पता नहीं जिसके बारे में मैं अच्छा सोचता हूँ वो मेरे साथ क्या कर दिया, फलां के साथ देखे क्या हो, फलां के साथ देखे क्या हो। अच्छा अब यार थोड़ी ना बात होगी लंबी, तो मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहे हैं पंजाब की हुकूमत गई, ठीक है पंजाब की हुकूमत बड़ा कमाल होता है, लेकिन पहली बात तो ये कि जाने नहीं पंजाब की हुकूमत। ये 17 जुलाई की शाम या 18 जुलाई की सुबह तक पता चल जाएगा कितनी सीटें लेते हैं, और ये हमजा शहबाज की गवर्नमेंट जो है ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। अगर फर्ज करे चले भी जाए, फर्ज कर रहा हूं वफाक में क्या सूरत हाल बनती है। अब ये ख्याल ये है कि जनाब वतन एतमाद आ जाए, या सदर जो है, सदर के पास एक इख्तियार है कि वो कह रहा है कि समझ रहा है कि ना मैं समझता हूं कि अब इसको वज़ीर आज़म को ऐवान की अक्सरियत का यानी कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा, तो फिर वो एक उसको कहता है जनाब अजलास बुलाता है 91 आर्टिकल उसके तहत, और वज़ीर आज़म से कहता है कि एतमाद का वोट ले। अब तासर ये है कि शायद उसने 172 वोट लेने होते हैं, ऐसा नहीं है। ये बड़ा एक बारीक सा फर्क है। ये कंफ्यूजन इस्लामाबाद में बड़ा आजकल शोर है कि शायद सदर जनाब एतमाद का वोट 17 जुलाई के बाद एतमाद का वोट लेने के लिए कह दें। अगर MKM और ANP की एक सीट है, वो अगर अलग भी हो जाते हैं फिर भी इनकी हुकूमत जो है शहबाज शरीफ की नहीं गिराई जा सकती अगर सदर कहता है एतमाद का वोट ले। उसकी वजह यह है कि जो आइन का आर्टिकल है 91 सब आर्टिकल 4, वो ये कहता है जब इलेक्शन होना होता है ना वजीर आजम का पहला, उस वक्त कहता है कि उसने जो ये लफ्ज जरा ज़हन में रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली, यानी टोटल मेंबरशिप का अक्सरियत का वोट उसने लेना होता है, यानी कि 342 में से 172 वोट उसको चाहिए होते हैं ये वजीर आजम के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा भी नहीं ले सकता तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होता है, और फिर अरकान की अक्सरियत यानी वो 342 जितने अंदर खड़े हुए हैं उनमें से जिसको अक्सरियत मिल जाए, अगर वो 172 नहीं है तो फिर तो उसी वक्त अदम एतमाद आ सकती है उसके खिलाफ। सदर कहते हैं जनाब एतमाद का वोट ले, वो गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे हो भी नहीं सकता। अब जो सदर कहता है वो है 91 सब आर्टिकल 7, उसमें यह है कि सदर कहता है कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। वहां एक लफ्ज और लिखा हुआ है, वहां टोटल मेंबरशिप की बजाय वहां लफ्ज लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, यानी मेंबर्स की अक्सरियत, यानी वही अल्फाज कि जो 91(4) में है कि जनाब अगर टोटल अरकान की वाज़ेह अक्सरियत यानी 172 वोट नहीं ले पाता तो हाजिर अरकान की अक्सरियत, तो यहां भी हाजिर अरकान जो होंगे उनकी अक्सरियत, अगर 10-11 बंदे इधर उधर भी चले जाएं और ये इमरान खान वगैरह जो है वो बाहर ही बैठे रहें, अंदर ना आए, उनके इस्तीफों का मामला ऐसे लटका हुआ हो, या फिर अगर स्पीकर होने के वो कबूल भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसा मकाम आ जाए। तो इसलिए ये कहना कि जब सदर कहेगा एतमाद का वोट लो, 172 वोट की एक तो जरूरत नहीं है, उनको हाजिर अरकान की जरूरत है, जितने अरकान है उनमें से अक्सरियत लेनी है उन्होंने। और अगर ऐसा हो भी जाता है कि एक अतहादी इधर उधर भी हो जाए, फिर भी शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई खतरा नहीं। लेकिन बहरहाल ये बात सियासी तौर पर ये एक बात जरूर है कि अगर पंजाब में उनकी हुकूमत गिर जाती है तो फिर उनके हाथ में वो ताकत रहती नहीं है, बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। लेकिन जो मैंने अभी बताया हसास अदारों की रिपोर्ट है वो यही कह रही है कि नहीं, 6 से ज्यादा सीटें इनको नहीं मिलनी PTI को पंजाब में। बहरहाल वो साफियों ने तो फूक शुक दी है उनको कि खान साहब तुम डटे रहो, यानी खान साहब बाबा उनकी बात सुन पे ये शुरू हो जाएंगे जनाब धांधली होगी, जितन नहीं देता मैंने, जितन नहीं देता, जितन नहीं देता, जितन नहीं देता। बहरहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।